हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। क्या आपको पता है यूरोप अपने खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है? चलिए हम बताते हैं। यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देने से यूरोपियन आर्मर्ड फोर्सेस की कॉम्बैट रेडीनेस बहुत कम हो गई है। स्टॉक पाइल्स काफी गिर गए हैं और नए वेपन्स और एमुनेशन उतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ब्रिटेन के पास सिर्फ 150 ऑपरेशनल चैलेंजर्स, 2 टैंक्स और 1 डजन से भी कम वर्किंग लॉन्ग रेंज आर्टिलरी पीसेस बचे हैं। फ्रांस के पास सिर्फ 90 से भी कम हैवी आर्टिलरी व्हीकल्स है, जो लगभग उतनी ही है जितनी रशिया हर कुछ महीने में बैटलफील्ड में लूज कर देता है। डेनमार्क के पास अभी कोई हैवी आर्टिलरी, सबमरीन्स या डिफेंस सिस्टम नहीं है और जर्मनी की आर्मी के पास सिर्फ कुछ दिनों के लिए इनफ एमुनेशन है। लगता है कि यूरोप एक हाई इंटेंसिटी प्रोलॉन्ग्ड आर्मर्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहने से यूरोप थोड़ा केयरलेस हो गया है, लेकिन अब वॉशिंगटन का फोकस थोड़ा आइसोलेशनिस्ट हो रहा है, तो ब्रसल्स में अलार्म बज रहा है। फिलहाल यूरोप के लिए कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में वॉर ऑफ अट्रैक्शन में फंसा हुआ है। लेकिन अगर रशिया ने यूक्रेन में जीत हासिल कर ली तो मॉस्को 3 से 4 सालों में दोबारा से रीआर्म कर सकता है और फिर कहीं और कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन हमेशा सोवियत यूनियन के लॉस का गम मनाते हैं, जिसमें यूक्रेन और बाल्टिक नेशंस के साथ ईस्टर्न यूरोप का भी बड़ा हिस्सा आता है। सिचुएशन ये है कि अगले कुछ सालों में यूरोपियंस को या तो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी पड़ेगी या फिर रशियन सीखना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं तो यूएस की यूक्रेन को सपोर्ट करने में कमी हो सकती है। एक रीसेंट फोन कॉल में ट्रम्प ने यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को प्रॉमिस किया है कि अगर उन्हें दोबारा इलेक्ट किया गया तो वो पीस लेकर आएंगे। लगभग 90 न्यूज आर्टिकल्स ने इस स्टोरी को कवर किया, लेकिन ज्यादा डिटेल्स नहीं मिली। लेकिन ट्रम्प के पीस टर्म्स ज्यादा लाइकली है कि रशिया के फेवर में होंगे। इस वजह से एक यूरोपियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना अब और भी जरूरी हो गया है। जब ट्रम्प का ये कॉल हुआ, उसी टाइम के आसपास जर्मनी और ब्रिटेन ने डिफेंस डील साइन किया, जिससे मिलिट्री टाइज और स्ट्रॉन्ग होंगे। इस स्टोरी पे सिर्फ 31 आर्टिकल्स आए, जिनमें से 6 यूक्रेन से थे। ऐसी डील्स आने वाले महीनों में बढ़ सकती है और ये वही न्यूआंस है जो अक्सर मीडिया में रह जाता है। दोस्तों, जब यूक्रेन की सिचुएशन और बिगड़ने लगी है और यूएस इलेक्शंस करीब आते हैं, तो ईयू के लॉ मेकर्स अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को वॉर मोड पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने ईयू के पहले मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए एक रोड मैप बनाया है। ये लेजिस्लेशन मेंबर स्टेट्स को दोबारा स्टॉक और रिआर्म करेगा और यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रियल आउटपुट को लॉन्ग टर्म के लिए बूस्ट करेगा। कुछ पार्ट्स इस प्रपोज्ड पॉलिसी के सीधे अमेरिकन प्लेबुक से उठाए गए हैं, जहां मिलिट्री, पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट्स को एक साथ मिला दिया जाता है। अमेरिका में गवर्नमेंट बॉडीज प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। बेस्ट डील्स पाने के लिए ये कंपनीज पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को लॉबी करती है, ताकि डिफेंस स्पेंडिंग और सिक्योरिटी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को जितना ज्यादा स्टेट्स में हो सके फैलाते हैं। इससे जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटर्स डिफेंस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि हर मेंबर ऑफ कांग्रेस उन कंपनीज की मदद करना चाहेगा जो उनके होम स्टेट्स में जॉब्स क्रिएट कर रही है। तो ये लूप में सबके लिए विन टू विन सिचुएशन है। डिफेंस इंडस्ट्री थोड़ी यूनिक है, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो डिस्ट्रॉय होने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ऐसे में ये नेशनल पॉलिसी को इफेक्ट करता है। इसका रिजल्ट ये है कि यूएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपनी मिलिट्री पर $100 बिलियन खर्च करती है, जो किसी भी और देश से ज्यादा है। ईयू के पास ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन वो अब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने का सोच रहा है। यूरोपियन डिफेंस कंपनीज पहले ही दुनिया की बेस्ट क्वालिटी वेपन्स बनाते हैं। ब्रिटिश, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और स्वीडिश आर्मामेंट अपने डोमेन्स में टॉप पर है। फिर भी ये आर्म्स इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी कुछ गैप्स है, जिससे चीजें टाइम पर और वॉल्यूम में प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। ये एक बड़ी वल्नरेबिलिटी है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली जब लंबा चलता है, तब लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स पर डिपेंड करता है। जो भी दूसरे से ज्यादा आर्म्स और एमुनेशंस प्रोड्यूस कर पाता है, वो वार जीतने के ज्यादा चांसेस रखता है।
ज्यादा हमेशा बेटर नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये सब कुछ होता है। दोस्तों, 2023 में EU मेंबर स्टेट्स का डिफेंस स्पेंडिंग $295 बिलियन तक पहुंच गया। यूनियन की कंबाइंड इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी रशिया से बहुत आगे है। फिर भी यूरोप के पास एमुनिशन सप्लाईज, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि EU सॉवरेन स्टेट्स का एक कलेक्शन है जो अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज बनाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट, प्रोटेक्शनिज्म और ब्यूरोक्रेसी ने यूरोप में इफेक्टिव कोऑपरेशन को रोका हुआ है। ये एवरीवन फॉर इटसेल्फ का बिजनेस करने का तरीका शायद ऐसे ही चलता रहता अगर कोविड ना आता। पेंडेमिक ने पॉलिटिकल सिचुएशंस को ऐसा बदला जो वैसे कभी पॉसिबल नहीं होता। कोविड की स्प्रेड को रोकने के लिए स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़े, और वो भी EU के सब 27 मेंबर स्टेट्स में एक साथ। इस वजह से यूरोपियन कमीशन ने अपनी अनप्रेसिडेंटेड अथॉरिटी एक्सरसाइज की। धीरे धीरे ये अपनी टेररिस्ट्स में एक पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी बन गया। यूरोपियन कमीशन आज तक इतना पावरफुल कभी नहीं था जितना अब है। इस रियलिटी ने यूरोप मशीन के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। अब यूरोपियन कमीशन चाहती है कि यूनियन के आर्म्स फाइनेंस करने और बेचने का तरीका बदल दे, नए मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करके जो डिफेंस पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन कर सके। असर में ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बस नाम के अलावा सब कुछ वैसा ही है। अब जो प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है वो शायद कोल्ड वॉर के एंड के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा मिलिट्री ओवरहॉल होगा। 5 मार्च को यूरोपियन कमीशन ने 2 नए प्रोग्राम्स अनवील किए, यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रेटजी यानी EDIS और यूरोपियन डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम यानी EDIP। EDIS और EDIP मिलकर आर्म्स प्रोडक्शन के लिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन को स्टिमुलेट करने और यूनियन की डिफेंस टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन करने का एम रखते हैं। आसान भाषा में EDIS और EDIP का मकसद EU के लिए एक डिफेंस मार्केट बनाना और मेंबर स्टेट्स को ज्यादा लोकली आर्म्स खरीदने के लिए एनकरेज करना है। इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने वाले गवर्नमेंट्स को टैक्स एग्जेम्पशंस और EU ग्रांट्स मिलेंगी, जिससे डिस्काउंट्स मिलेंगे। EDIS का प्लान कॉम्बैट रेडीनेस इम्प्रूव करने और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्पेटिटिवनेस को बढ़ावा देने का है। ये एक प्लान आउटलाइन करता है जिससे मेंबर्स को कलेक्टिव डिफेंस में कंट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा, जो आर्म्स की स्टैंडर्डाइजेशन को नए तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकता है और मैन्युफैक्चरिंग को तेज कर सकता है। EDIP इसके अपोजिट लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करता है ताकि EDIS अपने गोल्स अचीव कर सके। फिलहाल 78% यूरोपियन डिफेंस स्पेंडिंग ब्लॉक के बाहर की कंपनीज को जाती है, जिसमें से 63% अमेरिका को चला जाता है। लेकिन EU के बाहर से खरीदने में यूरोपियन टेक्नोलॉजीज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो EU के कॉम्पिटिटिव एज को टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कैपिटल मार्केट्स और यूनिवर्सिटीज में कम कर देता है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रांसएटलांटिक अलायंस इंक्रीजिंगली लॉपसाइडेड हो रहा है। ट्विन प्रोग्राम EDIS और EDIP के जरिए यूरोपियन कमीशन चाहती है कि इस डिकेड के एंड तक यूरोपियन आर्म्स प्रोक्योरमेंट को कम से कम 50% लोकल सप्लायर्स को जाए। दोस्तों, यूरोपियन कमीशन की डिफेंस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना जरूरी है, लेकिन मेंबर स्टेट्स फाइनेंसिंग और कमीशन या किसी और EU बॉडी की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेट करने में रोल को लेकर डिसएग्री कर रहे हैं। EU कंट्रीज अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंस प्लानिंग और स्पेंडिंग के मामले में प्रोटेक्ट करती है। यूनियन के मेजर प्लेयर्स अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने की कोशिश करते हैं। फ्रांस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इटालियन वेपनरी को सपोर्ट करेगा और वो अपनी इंडस्ट्रीज को साइड में रख दे। ये पॉलिटिकली सस्टेनेबल नहीं होगा। इसीलिए फ्रांस और इटली ने यूरोप के प्रपोज्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन किया है। यही प्रिंसिपल्स बाल्टिक स्टेट्स पर भी लागू होते हैं, जो रशिया को इमिनेंट थ्रेट समझते हैं और रेडिली अवेलेबल वेपन्स को प्रेफर करते हैं, चाहे उनके ओरिजिन्स कुछ भी हो। कमर्शियली इंसेंटिवाइज वेपन्स के बजाय जो डिलीवर होने में ज्यादा टाइम ले सकते हैं। फर्दरमोर EU की पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन में कमजोर पड़ती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को जितना ज्यादा देशों में हो सके डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में। यही तरीका है जिससे US का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स काम करता है। इससे जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होती है, जो लेजिस्लेटर्स को डिफेंस कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए एनकरेज करता है।
तो ईयू को ये समझना होगा कि कैसे फ्रेंच को इटालियन आर्म्स खरीदने पर कन्विंस करे, जर्मन्स को स्पेनिश आर्म्स खरीदने पर, और इसी तरह बाकी सबको भी। न्यू आर्म स्टैंडर्डाइजेशन के खिलाफ भी क्रिटिसिज्म है। ज्यादातर यूरोपियन मिलिट्री नाटो के स्टैंडर्ड्स और इक्विपमेंट के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है। काफी सिस्टम्स और वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं और सभी यूरोपियन मेड हार्डवेयर अमेरिकन सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबल नहीं होते। पोलैंड और कुछ नॉर्डिक स्टेट्स ने अमेरिकन वेपन्स के लिए सब्सटैंशियल ऑर्डर्स दिए हैं। उन्हें इंटरऑपरेबिलिटी को इम्पेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, स्पेशली नए ईयू स्टैंडर्ड्स डेवलप करके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बूस्ट करे। इसके अलावा कई यूरोपियन गवर्नमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स से वेपन इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि ये फास्टर और इजियर है, बल्कि इसे पेंटागन में पॉलिटिकल एलाइज भी मिलते हैं। अमेरिका अपनी फ्रेंड्स यानी लोकल कस्टमर्स का ध्यान रखता है। तो आर्म्स डील सिर्फ वेपन खरीदने का मामला नहीं होता, ये इन्फ्लुएंस खरीदने का भी मामला होता है। दोस्तों, यूरोपियन कमीशन का प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर अच्छे से फंड किया जाए, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब तक EDIP को 2027 तक के लिए 1.5 बिलियन यूरोस का बजट दिया गया है, लेकिन ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के मुकाबले में बहुत कम है। अगर यूरोप को डिफेंस को सीरियसली लेना है और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस बनाना है, तो EDIP को 100 बिलियन यूरोस की जरूरत होगी, और यही प्रॉब्लम है। ये 100 बिलियन यूरोस एक सिंगल स्टेट से कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए यूरोपियन प्लेटफॉर्म के अक्रॉस जॉइंट बोरोइंग की जरूरत होगी, बिल्कुल जैसे 750 बिलियन यूरोस का कोरोना वायरस रिकवरी फंड। यूरोपियन कमीशन को डिफेंस पॉलिसी फाइनेंस करने के लिए 100 बिलियन यूरोस रेज करने के लिए सिमिलर अप्रोच यूज करना होगा, लेकिन ये फिस्कली कॉशियस नेशंस जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स और कुछ और कंट्रीज के लिए काफी कंट्रोवर्शियल होगा। बहुत से EU गवर्नमेंट्स बजट कंस्ट्रेंट्स का सामना कर रहे हैं। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और एजिंग पॉपुलेशन के साथ हर स्टेट के अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज और प्रोयोकियल इंटरेस्ट्स है। जैसे मेंबर स्टेट्स जो फार्मर प्रोटेस्ट्स का सामना कर रहे हैं, उन्हें EU एग्रीकल्चर स्पेंडिंग को डिफेंस के फेवर में कट करके कन्विंस करना मुश्किल होगा। सिमिलरली उन नेशंस को कन्विंस करना जो बड़ी डिफेंस फर्म्स नहीं रखती कि कलेक्टिव लोन लेने से उन्हें फायदा होगा, उनके लिए ये भी चैलेंजिंग होगा। दोस्तों, सच ये है कि पैसे की बात सुनाई देती है और यूरोपियंस अलग अलग लैंग्वेज के साथ अलग बजट्स में भी बात करते हैं। अगर यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल भी जाए, तो भी मेंबर स्टेट्स बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को उसकी स्पेंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरऑपरेबिलिटी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर टॉर्पीडो कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है क्योंकि उनकी डिफेंस पॉलिसी नॉन बाइंडिंग है। कोविड ने यूरोपियन कमीशन को पहले से ज्यादा अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का मौका दिया, लेकिन डिफेंस पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी से ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए कुछ मेंबर स्टेट्स यूरोपियन कमीशन पर यूक्रेन वॉर को पावर ग्रैब के लिए यूज करने का इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, ये सच हो या नहीं, पर यूरोप का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तभी सक्सेसफुल होगा जब पुरानी प्रॉब्लम्स जैसे नेशनल सॉवरेनिटी, फंडिंग और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज का बैलेंसिंग ओवरकम किया जाएगा। आगे का रास्ता मुश्किल है, पर दोस्तों, डिकेड्स में पहली बार यूरोप में एम्बिशियस डिफेंस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल स्पेस बन रहा है। कंसेंसस बिल्ड करना आसान नहीं होगा, लेकिन जंग के टर्म सेट करने के लिए शांति का बोझ उठाना पड़ेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।